अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेक्स्ट का हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो हमारे लास्ट में चैप्टर नंबर 1 के नोट्स आपको मिले होंगे, तो लास्ट में कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन है 1920 पास पेपर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आईकेप। सीए के पेपर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी पास पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपको पास पेपर्स, क्योंकि स्टडी सोर्स नोट्स तो आप बना लेंगे, लेकिन आपको एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का मेथड, उसको कैसे आंसर करना है, उसके बिहेवियर को समझने के लिए कि वो पेपर किस तरह सेट करता है, उसके लिए पास पेपर्स। ठीक है, तो हम पास पेपर्स करते हैं। जो 2-3 क्वेश्चन है जो टेक्निकल है वो मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको एज एन असाइनमेंट, जो आपका टेस्ट होगा आपने घर में अटेम्प्ट करनी है, उसमें फिर कोई मसला हुआ तो आप मुझसे मेरे नंबर पे इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर बताऊंगा, आपसे वो इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 के पास पेपर्स हैं हमारे, इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मार्गरेट का। आज से आपने अपनी एक आदत बनानी है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी। ठीक है, आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जब तक आप नहीं पढ़ते, आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए पता ही नहीं होता मैंने आंसर क्या करना। ठीक है, तो जब रिक्वायरमेंट आप पढ़ लेते हो तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो एक कॉन्सेप्ट की तरफ वो कंसंट्रेशन आपकी चली जाती है, फिर वो वही कॉन्सेप्ट आप ढूंढते हो अपने क्वेश्चन में, और आपके माइंड में अगर वो कोई बात पूछ रहा है तो आपके कॉन्सेप्ट्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे होते हैं, आपको चीजें याद आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने सामने रखें और उसमें देखें मार्गरेट का जो क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट पढ़े। लिखा है डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय मार्गरेट फॉर कंडक्टिंग द वर्कशॉप सेशंस ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2012। कह रहा है हम पास पेपर्स कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। कह रहे हैं मुझे बताएं टैक्स के, मुझे बताएं कि जो मार्गरेट ने अबव कुछ पेमेंट्स दी है तो उसके लिए मुझे बता रहे कि उसके टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो टैक्स में ज्यादातर वर्ड यूज हुआ है, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी। डिस्कस को अंडरलाइन करें। डिस्कस का मतलब यह होता है कि मुझे इंग्लिश में इन स्टेटमेंट फॉर्म बता दें, मुझे आप फिगर्स कैलकुलेट नहीं करके देंगे। जब कंप्यूट का वर्ड आ जाए तो कंप्यूट का मतलब यह होता है कि मुझे फिगर्स कैलकुलेट करके दे। तो टैक्सेबिलिटी आपने देखनी है, कह रहा है कि मार्गरेट ने जो अमाउंट्स रिसीव किए हैं उसकी टैक्सेबिलिटी मुझे बताए कि पाकिस्तान के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक पाकिस्तान में उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, तो हमने वो चीजें बतानी है। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको बताया है, टैक्स ईयर बताया है। तो टैक्स ईयर जब भी आपको बता रहे तो इसका मतलब होता है नॉर्मल टैक्स ईयर। टैक्स ईयर बताया है टैक्स ईयर 2012। तो आप हमेशा पेपर में क्वेश्चन पेपर के ऊपर साइड पे टाइमलाइन ड्रॉ कर लिया करें। ये है 1 जुलाई 2011 टू 30 जून 2012। ये हमारा टैक्स ईयर बन जाएगा। हमने इससे रिलेटेड बताना है, क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमारे माइंड में ये 12 मंथ्स होने चाहिए। इन 12 मंथ्स के बेस पे हमने आंसर करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मार्गरेट, a German national, was employed as a technical manager of Pfizer Chemicals Limited, a resident company, on 1 October 2010। अंडरलाइन करें डेट को। For a term of 2 years, इसको भी अंडरलाइन करें। Under the terms of employment, she was allowed to deliver lectures at various professional organizations. During the tax year 2012, she conducted 3 workshop sessions, the detail of which are as follows। यहाँ तक कह रहा है कि मार्गरेट जो है वो एक जर्मनी की कंपनी है, वहां पे टेक्निकल मैनेजर फाइजा केमिकल्स। ठीक है,
तो उनको जो है 2 सालों के लिए पाकिस्तान में नहीं, डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में उसने लेक्चर्स डिलीवर करने हैं। तो वो कौन कौन से कहां पे वर्कशॉप सेशन उन्होंने कंडक्ट किए हैं, आगे पढ़े। वर्कशॉप सेशन इन लाहौर, लाहौर में एक वर्कशॉप सेशन कंडक्ट किया है। A fee of $15,000 in equivalent Pak rupees was received from a local event manager. The fee was credited to her bank account maintained in Karachi. पहला हो गया। सेकंड पढ़े, वर्कशॉप सेशन इन Munich. A fee of $25,000 was received in Germany in her Munich bank account. Workshop session in Dubai. A fee of $20,000 $20 was remitted to her bank account in Karachi. ठीक हो गया। और मेरे ख्याल में हाँ ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले तो आप देख ले, देखें अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की मुझे कुछ कंडीशंस नजर आए हैं। एक तो वो फॉर अ टर्म ऑफ 2 years अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट शी वाज अलाउड टू डिलीवर टेक्निकल। अच्छा, पाकिस्तान में वो 2 सालों के लिए टेक्निकल मैनेजर अपॉइंट हुए। ठीक है, तो पाकिस्तान वो आई शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डिफिनीशन हमने पढ़ी थी, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की हमने डिफिनीशन पढ़ी थी कि उसकी स्टे पाकिस्तान में सिंगल जॉब के लिए कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 years, और उसका सिंगल ही जॉब है। वो पाकिस्तान में प्रेजेंट हो बाय रीजन ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयमेंट। तो मार्गरेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में प्रेजेंट है, 2 कंडीशंस पूरे हो गए। ठीक हो गया। और थर्ड कंडीशन मैंने आपको कहा था कि जितने भी एक्सेप्शन है, अगर आपको याद हो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हमारा एक्सेप्शन है कि ऐसे बंदे की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की हमने पढ़ा था कि वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से आया हो पाकिस्तान, सेकंड 2 years, और मैंने कहा था कि सारे के सारे एक्सेप्शन में वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। तो आप देखें 1 अक्टूबर 2010 को वो पाकिस्तान में आई है। हमारा टैक्स ईयर कब शुरू हो रहा है, 1 जुलाई 2011। तो 1 अक्टूबर 2010 से लेके ये 2 सालों तक, मतलब 1 अक्टूबर 2011 1 साल और 1 अक्टूबर 2012 2 साल। तो आप अगर देखें तो हमारे पूरे साल में 12 मंथ्स में मार्गरेट जो थी वो पाकिस्तान में प्रेजेंट थी, मतलब 365 डेज तो रेजिडेंट भी हो गई। ठीक है, तो मार्गरेट क्या बन गई, हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो। अच्छा, इसके साथ फिर हमने एक कंडीशन और लिखा था, पढ़ा था कि अगर वो ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट तो हो गया, लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन है कि वो तो ना पाकिस्तान अपनी फॉरेन सोर्स इनकम ना पाकिस्तान में रिसीव करे, फॉरेन सोर्स इनकम क्या ना करे, नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। ये भी एक कंडीशन थी कि पाकिस्तान में ना तो रिसीव करेगा, ठीक हो गया, और ना पाकिस्तान ब्रॉड टू बी टू पाकिस्तान, और ना पाकिस्तान अपने साथ लेके आएगा। तो हम देख लेते हैं 3 किस्म के इनकम दिए हैं, हम देख लेते हैं। वर्कशॉप सेशन इन लाहौर, अफी आपकी $15,000 इन इक्विवेलेंट पाक रुपीस, ये तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, ये तो टैक्सेबल होगा, ये तो फॉरेन सोर्स है ही नहीं। हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी, पाकिस्तान सोर्स नहीं, तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक हो गया। सेकंड है वर्कशॉप सेशन इन मोनिच, a fee of $25,000 was received in Germany in her Munich बैंक अकाउंट। ये फॉरेन सोर्स इनकम है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन भी पूरी हो रही है, सोर्स भी फॉरेन सोर्स इनकम है और ना पाकिस्तान में रिसीव किया है ना पाकिस्तान लेके आया है। तो पहला टैक्सेबल होगा क्योंकि वो पाकिस्तान सोर्स इनकम था, दूसरा एग्जेम्प्ट हो गया क्योंकि वो कौन सा था, फॉरेन सोर्स था,
और न पाकिस्तान लेके आया है, न लेके आई है, न पाकिस्तान में उसने रिसीव की है। थर्ड वर्कशॉप सेशन इन दुबई, अ वी ऑफ यूएस डॉलर 20,000 वाज रिमिटेड टू हर बैंक अकाउंट इन कराची। जी यहाँ पे देखें शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, फॉरेन सोर्स इनकम है, लेकिन कौन सी कंडीशन की वायलेशन की कि वो अपने साथ फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन का आपने प्रॉपर आंसर कैसे करना है? सबसे पहले स्टेप में आपने ये बात लिखनी है। फर्स्ट स्टेप में कौन सी बात लिखनी है? ये वाली बात लिखनी है, क्या कि मार्गरेट जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है बिकॉज शी इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान ओनली बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड क्या लिखना है? शी इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर नॉट मोर देन 3 years। ठीक हो गया। और थर्ड, शी इज रेजिडेंट इन करंट टैक्स ईयर। ठीक हो गया। तो ये क्या बन गई? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। तो आप नीचे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को जो प्रिविलेज हासिल है वो लिख लोगे कि शॉर्ट टर्म फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट शैल बी एग्जेम्प्ट इन पाकिस्तान इफ शी डज नॉट ब्रिंग दैट इनकम, डज नॉट ब्रिंग और रिसीव दैट इनकम इन पाकिस्तान। तो नीचे आप उस रूल आपने ऊपर लिख लिया, अब उस रूल के मुताबिक आप नीचे तीनों इनकम को आंसर कर दोगे। दोबारा फिर रूल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे वर्कशॉप सेशन इन लाहौर, तो आप लिख लोगे कि दिस इनकम शैल बी टैक्सेबल इन पाकिस्तान बिकॉज दिस इज पाकिस्तान सोर्स इनकम। ठीक हो गया। वर्कशॉप सेशन इन मूनिच, दिस इज फॉरेन सोर्स इनकम एंड शी डज नॉट रिसीव और ब्रिंग हर फॉरेन सोर्स इनकम इन पाकिस्तान, सो दिस इनकम शैल बी एग्जेम्प्ट। और थर्ड है वर्कशॉप सेशन इन दुबई, दिस इनकम इज आल्सो फॉरेन सोर्स इनकम बट शी रिसीव्ड दैट इनकम इन पाकिस्तान, सो दिस इनकम शैल आल्सो बी टैक्सेबल इन पाकिस्तान। अगर कराची में रिसीव ना करती, दुबई में करती, तो फिर एग्जाम। तो आपने प्रॉपर स्टेप वाइज आंसर करना है। सॉल्यूशन गिवन है लास्ट में, आप देख लीजिएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 जी। क्वेश्चन नंबर 11 में बी रिक्वायरमेंट पढ़े। जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो क्या है? मिस्टर साफी इज द टेक्स सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अब्दुल्ला अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर द टैक्स ईयर 2009 एंड 2009। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स, 2 रिक्वायरमेंट्स है, 2 रिक्वायरमेंट्स है। पहला रिक्वायरमेंट था कि रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं। रेजिडेंशियल स्टेटस बताए तो सिर्फ 2 मार्क्स है। और सेकंड है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर अब्दुल्ला फॉर द टैक्स ईयर 2009 एंड 2010, सपोर्ट योर कंप्यूटेशन विद एप्रोप्रिएट कमेंट्स। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट के खुद फिर 2 रिक्वायरमेंट्स है। क्या? एक रिक्वायरमेंट कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, उधर डिस्कस था पहले वाले क्वेश्चन में, इधर कंप्यूट था, इधर आपने फिगर्स में अमाउंट बतानी है। और सेकंड है एप्रोप्रिएट कमेंट्स, कमेंट्स भी लिखने हैं। मतलब इस क्वेश्चन के अगर हम देखें तो 3 रिक्वायरमेंट्स है, एक रेजिडेंशियल स्टेटस, एक कंप्यूटेशन और थर्ड कमेंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं जी। जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, आंसर नंबर 11, इंशाल्लाह हम इस पे भी बात करेंगे प्रेजेंटेशन वगैरह पे आपने कैसे, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे जाते जाएंगे तो करेंगे। मिस्टर अब्दुल्ला, एन एम्प्लॉय ऑफ मलेशिया बेस्ड कंपनी, हैज बीन असाइन्ड टू वर्क इन कराची एंड इन इट्स सब्सिडियरी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। The initial assignment of 2 years commenced on 1st March 2009। डेट को अंडरलाइन करें। पहला रिक्वायरमेंट हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स है। पहला रिक्वायरमेंट ए, इसमें फाइंड करना था रेजिडेंशियल स्टेटस मिस्टर अब्दुल्ला का 2 इयर्स का। ठीक है, क्वेश्चन स्टेप वाइज करेंगे तो आसानी होगी। अगर आप क्वेश्चन स्टेप वाइज नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मसला होगा जी। रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करना है। तो कह रहा है कि मिस्टर अब्दुल्ला मलेशियन बेस्ड कंपनी हैज बीन असाइन्ड टू वर्क इन कराची इन इट्स सब्सिडियरी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड। मलेशिया से कंपनी पाकिस्तान में भेज दिया उसने। द इनिशियल 2 इयर्स के लिए द इनिशियल असाइनमेंट ऑफ 2 इयर्स कमेंस्ड ऑन 1st March 2009 एंड वुड बी
extended subject to the mutual agreement. Mr. Abdullah's remuneration will be paid in Malaysia. Details आप which are given. Income given है, उस पे देखते हैं. पहले हम कह रहे 2 years के लिए आया है ये एग्रीमेंट एक्सटेंड, मतलब उसके 2 साल की स्टे मजीद 3 साल 4 साल 5 साल भी बढ़ सकती है. तो उन्होंने हमें मजीद कुछ नहीं कहा. तो अब हमारे लिए स्टे कितना है? फर्स्ट 2 years. तो पाकिस्तान में कब आया है? क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस तो रेजिडेंट मिस्टर अब्दुल्ला इंडिविजुअल है, तो हम डेज देखेंगे कि रेजिडेंट है. टैक्स ईयर हमारे दो है, एक है टैक्स ईयर 2009, कह रहा है इसकी मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो. ठीक हो गया. और टैक्स ईयर 2010. तो टैक्स ईयर 2009 हमारा कहां से कहां तक होगा? ये होगा 1 जुलाई 2008 से लेके 30 जून 2009 तक. ये हमारा टैक्स ईयर 2009 बन गया. ठीक हो गया. और टैक्स ईयर 2010 हमारा होगा 1 जुलाई 2009 से लेके 30 जून 2010. जब आपको वो स्पेसिफिकली ना बताए तो हमेशा क्वेश्चन में आप नॉर्मल टैक्स ईयर यूज करेंगे. जब वो क्वेश्चन बता रहे कि टैक्स ईयर फला, तो आपका नॉर्मल टैक्स ईयर. तो टैक्स ईयर 2009 में हम देख लेते हैं जी. ये रफ में आपने ये वर्किंग करना है. 1 मार्च 2009 को वो पाकिस्तान आया. टैक्स ईयर 2009 का रेजिडेंशियल स्टेटस. तो टैक्स ईयर 2009 कब खत्म हो रहा है? 30 जून. तो 1 मार्च मतलब मार्च में आया है. कैसे फाइंड करना है आपको मैं तरीका बताता हूं. मार्च के कितने दिन हो गए? 31 डेज. ठीक हो गया. अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30. ठीक है. ये मार्च 2009, ये भी 2009, अप्रैल ये भी 2009, ये भी 2009. यहां आया है ना. तो 30 जून को हमारा ईयर खत्म हो गया, टैक्स ईयर खत्म हो गया. 1 जुलाई को फिर नया साल. तो हम काउंट कर लेते हैं. देखिए 1 2 1 2 3 4 122 डेज. तो आप देखें 365 से कम में, सॉरी 183 से कम में के ज्यादा. तो इसमें हम क्या लिख देंगे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का ये रिक्वायरमेंट है और एक नंबर का टैक्स ईयर 2010. तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता. आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख लोगे कि मिस्टर अब्दुल्ला shall be considered non-resident for the tax year 2009 as he is present in Pakistan only for 122 days in tax year 2009. क्लियर. अब टैक्स ईयर 2010 का देख लेते हैं. टैक्स ईयर 2010. ठीक हो गया. टैक्स ईयर 2010 के हम देख लेते हैं. तो टैक्स ईयर 2010 में मैंने आपको कहा था 1 मार्च को आया है, तो 2 साल के लिए आया है. तो 1 मार्च 2010 मतलब 2011 तक ये पाकिस्तान में होगा. ठीक है. 2 साल ये पूरे होते हैं ना. 1 मार्च 2009 से 2 साल कितने पूरे होते हैं? 1 मार्च 2011. तो इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई 2010 मतलब टैक्स ईयर 2010 में वो कंप्लीट ईयर पाकिस्तान में था. कहां पे था? पाकिस्तान में. तो 365 डेज. तो टैक्स ईयर 2010 के लिए क्या बन जाएगा? रेसिडेंट. ठीक हो. ये तो था फर्स्ट रिक्वायरमेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना? ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आपको तकरीबन इन चीजों में, टैक्सेबिलिटी में मसला नहीं होगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. ये तो रिक्वायरमेंट नंबर ए हो गया. अब रिक्वायरमेंट नंबर बी हम देखते हैं. जो हमारा है रिक्वायरमेंट नंबर बी. जी. बी रिक्वायरमेंट क्या था? बी रिक्वायरमेंट क्या था? कंप्यूट टैक्सेबल इनकम. अब कंप्यूट में हम क्या करते हैं? दोनों टैक्स ईयर 2009, यहां पे भी टैक्स ईयर 9 के लिए अलग और टैक्स ईयर 10 के लिए अलग. तो पहले तो आप लिख लोगे टैक्स ईयर 2009 के लिए. ठीक हो गया. टैक्स ईयर 2009 के लिए हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं.
कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कंपुटेशन का मतलब क्या है? वही टैक्सेबिलिटी ऑफ टैक्सेबल इनकम, लेकिन ये अब इन फिगर्स है कि कौन सी इनकम टैक्सेबल। सिर्फ और सिर्फ आपने अब टैक्स ईयर 2009 का देखना है, टैक्स ईयर 2010 का इस इनकम के साथ। और इधर अच्छा इधर स्टेटस भी लिख लें। टैक्स ईयर 2009 में मिस्टर अब्दुल्ला क्या था? नॉन रेजिडेंट। अच्छा, जो हमने अभी तक जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है ना, अगर रिटर्न में हम इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं उसी तरीके से करते हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, रिटर्न बनाओगे, तो आपने इस तरीके से, मैं आपको जो चैप्टर 1 पढ़ा है ना न्यूमेरिकली, वो कैसे प्रेजेंटेशन क्या है वो देख लीजिएगा। पहले सबसे पहले पर्सनल स्टेटस। पर्सनल स्टेटस में क्या बताना है कि हु एम आई, मैं इंडिविजुअल हूं, एओपी हूं, कंपनी हूं, थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी। जब भी नाम के साथ मिस्टर का वर्ड यूज हो जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है? इंडिविजुअल। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा रिवाइज कर ले, लेक्चर नंबर 1। इंडिविजुअल के बाद दूसरा डिसीजन लेना है कि ये सैलरीड होगा या फिर नॉन सैलरीड होगा। तो अब भी सैलरीड और नॉन सैलरीड पे हम नहीं जाते, वो इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम पूरा जाएंगे। इधर आपने साथ मेंशन करना है कि ये सैलरीड है या फिर नॉन सैलरीड है, एक लिखना है, सैलरीड और नॉन सैलरीड। अभी इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसलिए दोनों लिख लिए। इधर आपने लिखना है रेजिडेंट। तो मिस्टर अब्दुल्ला क्या था? टैक्स ईयर कौन सा है? टैक्स ईयर 2009। थर्ड लाइन में हम लिखते हैं टैक्स ईयर 2000, और इधर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस लिखना है। तो मिस्टर अब्दुल्ला क्या था? नॉन रेजिडेंट, वो लिख लिया। ठीक हो गया। ये आपका चैप्टर नंबर 1, पर्सनल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स ईयर, ये कंप्लीट हो गया। इधर आप लिख ले अब कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कौन से साल का? टैक्स ईयर 2009 का। ठीक हो गया। टैक्स ईयर 2009 का हम कंप्यूट कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम। तो हम डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, 1 मार्च से टैक्स ईयर 2009 में वो क्या था? नॉन रेजिडेंट। तो देख लेते हैं कि टैक्स ईयर 2009 में पाकिस्तान सोर्स सैलरी इनकम गिवन है फॉर द टैक्स ईयर 2009 5750,000। ठीक हो गया। पाकिस्तान सोर्स सैलरी है 2010, ये हमारा रेलेवेंट नहीं है, हमें सिर्फ टैक्स ईयर 9 का। फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2009 12 लाख। ठीक है। तो पहली कौन सी इनकम गिवन है? पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है? पाकिस्तान सोर्स सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम, ठीक है, वो है 5.75 मिलियन। और दूसरे टैक्स ईयर 2009 में फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम, ये भी सैलरी है लेकिन फॉरेन सोर्स है, वो कितनी है? 12 मिलियन। तो ये एग्जिम्ट हो जाएगी, मैं आपको अभी बताता हूं, गौर से सुनिएगा। इस पे मैंने नोट लिखना है, जो चीज आप टैक्सेबल नहीं होती ना उस पे नोट लिखना है। क्यों? इधर देखें, मिस्टर अब्दुल्ला क्या था? नॉन रेजिडेंट। टैक्सेबिलिटी ऑफ टोटल इनकम का लेक्चर रिवाइज करें, उसमें क्या बताया था कि अगर एक पर्सन रेजिडेंट हो तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी, और अगर नॉन रेजिडेंट हो तो उसकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी, फॉरेन सोर्स इनकम उसकी एग्जेम्प्ट होगी। तो इस वजह से, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है तो उसकी, तो नोट 1 में आपने क्या लिखना है कि क्यों? बिकॉज आपने नोट 1 में क्या लिखना है? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ मिस्टर अब्दुल्ला फॉर द टैक्स ईयर 2009 इज एग्जेम्प्ट बिकॉज he is non-resident for the tax year 2009। ये रीजन कमेंट्स में आपने क्या लिखना है? रीजन के आपने क्यों एग्जेम्प्ट किया है। समझ में आ रही बात? क्लियर? ये था टैक्स ईयर 2009। अब हम आते हैं टैक्स ईयर 2010 पे। जी, टैक्स ईयर 2010 में
सेम यही होगा, लेकिन इधर रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स ईयर 2010 में क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया। क्या हो गया था, अच्छा तो उसको ऐड कर दोगे दोनों को, सॉरी एक रह गया जो टैक्स ईयर 9 का था, उसको ऐड करके तो एक इनकम वही आ रही थी 5.75 मिलियन, ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी नीचे। इधर मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना, ठीक है। तो इसमें भी दो इनकम है, पाकिस्तान सोर्स सैलरी इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2010, क्वेश्चन में देखें 17.25 मिलियन पाकिस्तान सोर्स सैलरी इनकम कितनी है, 17.25 मिलियन, ठीक हो गया। और इसी तरह फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2010, और इसी तरह फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम जी। इससे पहले ये भी एग्जेम्प्ट होगी, क्यों एग्जेम्प्ट होगी, देखिए ऊपर देखें क्वेश्चन में, मिस्टर अब्दुल्ला एन एम्प्लॉय ऑफ मलेशिया बेस्ड कंपनी, क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको ये समझ आना चाहिए, उस टाइम पे आपको माइंड में ये आना चाहिए। He's been assigned to work in Karachi, अंडरलाइन करें, कहां पे अपॉइंट किया गया है, कराची में, in its subsidiary company which is registered under the Companies Act Ordinance 1984. The initial assignment, sorry, light चली गई जी। तो मैं आपको बता रहा था, सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन जी। तो इस पे भी हम नोट लिखेंगे, नोट 1 हमने लिख लिया था, इस पे हम लिखेंगे नोट नंबर 2। वो क्यों लिखेंगे, देखिए वो पाकिस्तान आया है सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के लिए, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट माइंड में लेके आए, और किस काम के लिए आया है, जॉब के सिलसिले में, ठीक हो गया। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम जो है वो उसने फॉरेन में रिसीव की है, ना पाकिस्तान लेके आया है और ना पाकिस्तान में रिसीव की है। तो नोट 2 की आप इधर एक्सप्लेनेशन लिख लोगे कि हमने फॉरेन सोर्स इनकम क्यों एग्जेम्प्ट की है। अच्छा, और टैक्स ईयर 2010 में वो रेजिडेंट भी बन गया। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 9 में तो आपने शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की बात नहीं की, तो भाई मैंने आपको कहा था कि एक्सेप्शंस जितने भी है जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, फॉरेन रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, उन सब में रेजिडेंट होना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उस ईयर में वो रेजिडेंट नहीं था तो इसलिए हम रूल अप्लाई नहीं कर रहे थे, इसमें वो रेजिडेंट बन गया था इसलिए वो रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक हो गया। इसके बाद आपका असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। असाइनमेंट आप लिखे, मैं आपको असाइनमेंट नोट करवा देता हूं। असाइनमेंट लिखे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर लेता हूं कि आपने ये क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक हो गया। तो असाइनमेंट में आपका असाइनमेंट होगा जो आपका एक टेस्ट होगा, घर में आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जहां जहां पे कोई भी इशू आ जाए तो आपने, इसमें है पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फिर आपके असाइनमेंट में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20।
तो ये 7 क्वेश्चन है जो आपने, अच्छा इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस को आंसर करने के लिए केस स्टडी क्वेश्चन है, आप देख लोगे बड़े आराम से, लेकिन थोड़ा सा स्टेप सुन ले। स्टेप 1 में अगर आपको एक केस दे दे कि मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस बता दे और आपको 4 केसेस दे दे, पहला केस आपने पढ़ लिया तो आपने सबसे पहले फाइंड करना है पर्सनल स्टेटस, ठीक होगा। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल रेजिडेंट होता है इफ ही और शी फिजिकली स्टे इन पाकिस्तान फॉर 183 और मोर डेज। तो स्टेप 1 में आपने पर्सनल स्टेटस फाइंड किया। सेकंड स्टेप में, ये स्टेप 1 था, इसमें पर्सनल स्टेटस आपने लिखना नहीं है, आपने माइंड में, स्टेप 1 आपने माइंड में सॉल्व करना। पर्सनल स्टेटस स्टेप 2, ये स्टेप तो आपने बिल्कुल नहीं लिखना कि स्टेप 2 में आपने लिखना है रूल। अगर पर्सनल स्टेटस फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड किया, माइंड में सोच लिया इंडिविजुअल है, तो सेकंड मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा रूल से। रूल से कैसे स्टार्ट करूंगा? रूल से मैं लिख लूंगा कि एन इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर रेजिडेंट इफ ही और शी फिजिकली स्टे इन पाकिस्तान फॉर 183 और मोर डेज इन अ सिंगल टैक्स ईयर। रूल मैंने लिख लिया। थर्ड स्टेप में अब मैं जो केस मुझे गिवन है उसको मैं फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करोगे? 2 चीजें लिख लोगे, एक मंथ लिख लोगे और मंथ के साथ जो है ईयर भी लिख लोगे। फॉर एग्जांपल मार्च में वो आया है तो आप मार्च लिखोगे, मार्च कौन से में आया है? 2019 में आया है, 20 में, और दूसरे कॉलम में आप लिख लोगे डेज, ठीक है। आप लिख लोगे टोटल करो, अगर 183 या 183 से ज्यादा है तो रेजिडेंट। तो थर्ड स्टेप में आपका क्या हो जाएगा? डिसीजन, और वो डिसीजन क्या होगा? रेजिडेंट आ नॉन रेजिडेंट। अगर इसी क्वेश्चन में दूसरा पर्सन है वो भी इंडिविजुअल है तो आपको दोबारा रूल लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला बस आपने लिखना है एज डिस्कस्ड अबव के एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने करना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें इंशाल्लाह। इसमें कोई मसला हुआ तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है नाम लिख के, ठीक हो गया, ताकि मैं आपको टेक्स्ट का ग्रुप है हमारा, ताकि उसमें भी मैं आपको ऐड कर सकूं। आपने अपना नाम मेंशन करना है, कोई मसला हो तो आप उधर पूछ सकते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आखिर में एक थोड़ा सा हमारे मुल्क पे एक कोरोना वायरस वबा की शक्ल में एक मसला आया हुआ है, तो मैंने सारे स्टूडेंट्स जितने भी हम घर में आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस्तग़फ़ार करें, ठीक है, नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि हमारा मुल्क, पूरी दुनिया, इंसान जितने भी हैं, अल्लाह इस वबा से बचाएं, ठीक है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एहतियाती तदाबीर बताए हुए हैं वो फॉलो करें, ठीक है। सफाई का खास ख्याल रखें, खास कर अपने बुजुर्गों का और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं भी दुआ करूंगा, आप भी दुआ करें। इस्तग़फ़ार, और सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो कुरानी आयत है या पैगंबर अलैहिस्सलाम के हदीस है, कल में है, तो उनकी कसरत से आप वो पढ़ा करें और दुआ करें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह इस वबा से जल्द अज जल्द, अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह नाराज है, हम जितना भी इस्तग़फ़ार करेंगे तो इससे हमारा, और बाकी इंशाल्लाह मुतमईन रहे, कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन एहतियात, हमें एहतियात करनी है, बाकी दुआ हमने अल्लाह से मांगनी है। तो मेरे लिए और सारे मुसलमानों के लिए, सारी दुनिया के लिए, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जो भी हो, सारे हम अल्लाह के बंदे हैं, सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह इस वबाई मरज से बचाए, सबकी हिफाजत फरमाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में।